बेसिकली जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा सा वन स्टेप बैक जाकर के समझना होगा। जैसा कि जीएसटी एक टैक्स है, तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिर टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स। तो देखिए, जब हम टैक्स की बात करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो हम सिंपली कहेंगे कि टैक्स जब हम डिफाइन करना बात शुरू करेंगे, तो हम जानते हैं हमारे देश में ढेरों टैक्सेस हैं। आपने कुछ कमाया तो उस पर दीजिए इनकम टैक्स, कुछ खरीदा तो उस पर जीएसटी, आप कहीं जा रहे हैं, रोड यूज कर रहे हैं तो उस पर टोल टैक्स, आपका घर है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स। मतलब कहने का ढेरों टैक्स सिस्टम है हमारे देश में। और अब अगर हम उस टैक्स की डेफिनेशन को, एक्सप्लेनेशन को इस बेसिस पर समझने या समझाने की कोशिश करें कि जो इनकम पे लगता है, कुछ खरीदने बेचने पे लगता है, रोड यूज करने पे लगता है, तो ऐसे मान लीजिए बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। अगर हम एक्टिविटीज के साथ साथ बताते चलें कि इस एक्टिविटी पे जो ये लगता है ये टैक्स है, इस एक्टिविटी पे जो लगता है ये टैक्स है, और मान लीजिए अगर कोई भी छूट गया, तो हमारी डेफिनेशन तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम उसे कह ही नहीं सकते, वो कंप्लीट डेफिनेशन है टैक्स की। इवन ऐसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के जो हमारी लोकल अथॉरिटी है, जो हमारी पंचायत लेवल है, वहां तक बहुत सारे छोटे मोटे पता नहीं कितने तरह के अलग अलग टैक्स, सरचार्ज, यानी क्या क्या लगता है। तो हम टैक्स को ऐसे न समझ के हम दूसरे तरीके से, एक्सप्लेनेशन के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि टैक्स एक कंपलसरी कलेक्शन ऑफ मनी है। इसको ऐसे समझिए, मान लो आप पर कोई टैक्स एप्लीकेबल हो गया, तो क्या वो टैक्स पे करना सरकार को आपकी मर्जी होगी कि मन करे तो दे दो, नहीं करे तो मत दो, जबकि वो टैक्स आप पे एप्लीकेबल हो चुका है? तो आंसर इज नो। अगर वो टैक्स हम पर एप्लीकेबल हो चुका है, देन फिर वो कंपलसरी है हमारे लिए पे करना। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, अ कंपलसरी कलेक्शन ऑफ मनी। अब देखिए यहां पर जो एक वर्ड और आगे ऐड हुआ, ऑफ मनी, इसको भी समझते हैं। मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा पेन, मार्कर्स, इस तरह का बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और अब ये भी हम जानते हैं कि जो टैक्स है वो हमें डेली बेसिस पे तो देना नहीं होता, कि जो आपने आज कमाया उसका टैक्स आज दो। हमें टाइम मिलता है कि पूरे महीने का एक बार, पूरे क्वार्टर का एक बार, या पूरे साल का एक बार। तो जो भी ड्यू डेट हमारी है, जब हमें वो पे करना है, ऐसे मानो मैंने अच्छी खासी सेल भी की, पैसे भी कमाए, लेकिन वो पैसे खर्च कर लिए। जब टैक्स देने का समय आया, मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ पैसे कैसे दूं, कहां से दूं। तो जो लिखा हुआ है, अगर उसमें ये ना लिखा हो, कंपलसरी कलेक्शन ऑफ मनी में सिर्फ इतना हो, अ कंपलसरी कलेक्शन, तो मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया सिर्फ इतना देख करके। मैंने सरकार से कहा कि मालिक, पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहो तो उतनी ही कीमत के, उतनी ही वैल्यू के मार्कर भिजवा दो, मेरे पास पड़े बहुत सारे, यूज कर लेना, ना यूज हो बेच लेना। सो द क्वेश्चन अराइज कि क्या हम सरकार को एज अ टैक्स पैसे के अलावा कुछ और ऑफर कर सकते हैं या दे सकते हैं? सो आंसर इज नो। तो इसीलिए हमने क्या वर्ड रखा कि टैक्स का मतलब कंपलसरी कलेक्शन ऑफ मनी, जिसे हम टैक्स कहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो कंपलसरी कलेक्शन है, ये कौन करता है या कौन कर सकता है? कि ये जो टैक्स का कलेक्शन है, कंपलसरी कलेक्शन ऑफ मनी, ये कौन करता है या कौन कर सकता है? तो मैं कह रहा था, जैसे हमने कई बार रियल में भी न्यूज वगैरह में देखा होगा, तो कई बार फिल्मों में भी, कि कुछ लोग फोर्सफुली कि पैसे दो वरना, तो क्या उसे भी टैक्स कहेंगे? एक तरह से तो वो भी कंपलसरी, अगर आप नहीं दोगे तो हो सकता है सामने वाला आपको कुछ नुकसान पहुंचा दे। तो हम कहेंगे जी नहीं, वो टैक्स नहीं। टैक्स सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो कंपलसरी कलेक्शन ऑफ मनी कौन कर रहा है? सरकार करती है, बाय गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट से अथॉरिटीज हो सकती हैं,
नेक्स्ट, कि वो जो कंपलसरी कलेक्शन हो रहा है वो हमारा इन इंडिया, यानी कि हम एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं, कंपलसरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट इन इंडिया, हम उसे बोलेंगे टैक्स। लेकिन इसमें एक जरूरी चीज ये आ जाती है कि क्या हमारी सरकार, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, कभी भी कितना भी टैक्स हमसे वसूल सकती है? तो जी नहीं। लास्ट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हमारी सरकार जो भी कलेक्शन करेगी टैक्स के नाम पर, वो जरूर किसी न किसी लॉ, एक्ट या रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। सो इसीलिए हमने आखिरी पॉइंट ऐड किया, अंडर एनी एक्ट, लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो सिंपली अब कंक्लूड करते हैं कि जब कोई भी कंपलसरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट इन इंडिया अंडर एनी लॉ लिया जाएगा, हम उसे टैक्स कहेंगे। जैसे कि हमारी सरकार हमसे इनकम टैक्स लेती है, उसके लिए प्रॉपर लॉ है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमसे जीएसटी लिया जाता है, उसके लिए भी प्रॉपर लॉ है, जीएसटी एक्ट 2017। ठीक इसी तरह जो भी टैक्सेस हमसे हमारी सरकार लेती है उसके लिए प्रॉपर लॉ बनाया जाता है पहले, फिर उसे हमारे पार्लियामेंट या जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से पास कराया जाता है, फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के साइन होते हैं, तब वो लॉ बनता है, इंप्लीमेंट होता है। उससे पहले कोई भी अपने मन मर्जी पैसा नहीं वसूल सकता। सो देर इज अ प्रोसेस और सिस्टम। सो हम समअप करते हैं कि जब हम किसी को अगर ये समझाते हैं कि टैक्स क्या है, तो सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पैसा हमारी सरकार हमसे लेती है, दैट एवरीथिंग इज अ टैक्स। क्लियर है? अब हम यहां से आगे चलते हैं कि जो ये पैसा हमसे लिया जाता है जिसको हम टैक्स बोल रहे हैं, ब्रॉडली वो दो तरह का। देर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, अनदर वन इज इनडायरेक्ट। अब देखिए, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, अगर हम उसकी बात करें, तो जो अभी हमने सीखा समझा उसी के अकॉर्डिंग जरा सोचेंगे, टैक्स कौन पे करता है? तो वो तो हम आप लोग पर्सन ही देता है। और टैक्स कौन कलेक्ट करता है? अब ये भी सीख करके आए, सरकार ही लेगी। सो टैक्स पेयर एक पर्सन है, टैक्स रेसिपिएंट सरकार है। सो जब ये पर्सन जिसको टैक्स पे करना है वो अपना टैक्स अमाउंट खुद और डायरेक्टली सरकार को पे करता है, तो इस तरह के टैक्सेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब सवाल आता है, सर वो पर्सन खुद से कैसे देता होगा सरकार को? बहुत आसान है आज की डेट में, सरकार की वेबसाइट्स हैं। जैसे अब इनकम टैक्स है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर टैक्स पेमेंट ऑप्शन में जाइए, अपनी डिटेल्स फिल करिए, और उसके बाद जैसे आप शॉपिंग करते समय चेकआउट के बाद पेमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी नेट बैंकिंग और उसके क्रेडेंशियल्स डाल करके आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है? सो कहने का मतलब है कि जब ये पर्सन, ये टैक्स पेयर, जो भी टैक्स इस पर एप्लीकेबल है ये खुद और सीधा सरकार को पे करता है, तो इस तरह के टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब चलते हैं इनडायरेक्ट की तरफ। इनडायरेक्ट में ऐसे मान लीजिए टैक्स पे करने वाला पर्सन जो टैक्स पेयर है, पर्सन भी वही है, और टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सरकार, जी हाँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सिनेरियो बदलता है। मान लीजिए आप पर्सन है और आप शॉपिंग करने गए बाजार, और आपने शॉपिंग की, जो दुकानदार था, रिटेलर, बिजनेस एंटिटी, शॉपकीपर, जो भी आपको पसंद आया आपने उससे पूछा प्राइस क्या है, उसने जवाब दिया जस्ट 1000 रुपीज। हम जानते हैं, और उसने इमीडिएटली ऐड किया कि सर या मैम इस पर टैक्स अलग से रहेगा। और हम जो जानते हैं वो यही कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो बहुत सारे में अलग से होता है जो अलग से चार्ज किया जाता है। तो वही बताया गया कि इसमें जो टैक्स है वो अलग से रहेगा, और टोटल हमारा 1120 हो गया। तो आपने कहा ठीक है, 1000 प्राइस था, टैक्स के 120 रुपए जो अलग से लगाए उसने, और टोटल 1120 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1120 रुपए उसको पे करते हैं, अपना कैरी बैग उठाते हैं और अपने घर चले आते हैं। तो अब उसके बाद सोचते हैं क्या पूरे के पूरे 1120 रुपए उस दुकानदार के हैं? आंसर इज नो।
उस दुकानदार के सिर्फ इसमें 1,000 रुपए, और जो उसने 120 रुपए आपसे कलेक्ट किए हैं एज अ टैक्स, वो उस दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सरकार तक पहुंचाए। तो बस ये दुकानदार इस 120 रुपए को जो आपसे कलेक्ट किया गया टैक्स है, सरकार को पे कर। तो जरा देखते हैं, क्या जो पैसा सरकार के पास पहुंचा 120 रुपए, ये वही पैसा है जो इस पर्सन की यानी आपकी जेब से निकला था? जी हाँ। लेकिन क्या आपने दिया सरकार को डायरेक्टली? जी नहीं, वो इनडायरेक्टली। चलिए, सो बेसिकली अब हम सम अप करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और वो ये है कि ये जो पर्सन है, इसकी जेब से जो पैसा निकला वो पहले किसी मीडिएटर के पास पहुंचा, और फिर उस मीडिएटर ने उस पैसे को सरकार तक पहुंचाया। तो ये जो एक इनडायरेक्ट चेन बनी, जो इनडायरेक्ट सिस्टम बना किसी इंटरमीडिएटरी के जरिए जो सरकार तक पैसा पहुंचा, बस इसी वजह से हम इस तरह के टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जिसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो कस्टम ड्यूटी के नाम से हमसे टैक्स कभी जो भी लगता है, अलग अलग एक्टिविटीज है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। जीएसटी के आने से पहले ये कुछ टैक्सेस हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट एंड सीएसटी, और अब जीएसटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है। तो समझने वाली चीज ये हमें यहां पर, सो कंक्लूजन ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जब पैसा टैक्स का किसी इंटरमीडिएटरी के जरिए पहुंचता है तो इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट का मतलब जब बिना किसी इंटरमीडिएटरी के पहुंचता है सरकार तक तो डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब मैं एक कंक्लूजन लेने के लिए और कहूंगा आपको, जिसके बाद हम अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट जीएसटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वो कंक्लूजन ये है, आप मुझे बताएंगे क्या इस रिटेलर, इस दुकानदार की अपनी जेब से कुछ भी रुपया गया इस 120 रुपए में जो इसने सरकार को फॉरवर्ड किए? कुछ भी नहीं गया। एट द एंड बस इसने इतना किया कि सामने वाले से कलेक्ट किया और सरकार को फॉरवर्ड कर दिया। सो द कंक्लूजन इज कि बिजनेस एंटिटी की अपनी जेब से इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पर एक सिंगल पैसा भी नहीं जाता है, वो सिर्फ कलेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। सो अल्टीमेट जो बर्डन है उस पैसे का, वो इसके ऊपर नहीं आता, वो अल्टीमेट बर्डन इसी के ऊपर रहता है, इसी की जेब से वो पैसा निकलता है टैक्स, जिसे आप आगे याद रखेंगे। ठीक है, इवन हमारा पूरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो हम जीएसटी शुरू करने जा रहे हैं, वो इसी थीम, इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा, और मैं बार बार आपसे इसके बारे में पूछता भी रहूंगा। ठीक है, चलते हैं हम यहां से आगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर किसी का इन कॉन्सेप्ट्स में कोई डाउट है तो फटाफट से मुझसे पूछ लेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया कि व्हाट इज टैक्स एंड टाइप ऑफ टैक्सेस। अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं और समझेंगे जीएसटी के बारे में। देखिए, कस्टम ड्यूटी हम जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और एक्सपोर्ट करने पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। दोनों को ही हम कंबाइंडली कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने पर हमें जो टैक्स लगता है, जिसे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है, उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, और किसी का डाउट आप में से? नो सर। चलिए बढ़ते हैं हम यहां से आगे। देखिए, जब जीएसटी लाया जा रहा था, इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, जीएसटी से पहले हमारे ढेरों इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के थे। तो जो ढेरों इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे, सरकार ने देखा कि भाई इनकी वजह से तो काफी प्रॉब्लम होती है। और सरकार की प्रॉब्लम छोड़ो, पहले तो मैं उसे आप ही के लिए एज अ प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लो आप अकाउंट्स प्रोफेशन में हैं, आपने किसी स्टेट में जॉब ज्वाइन की, लेट सपोज आप गुड़गांव में, हरियाणा में जॉब कर रहे हो। जीएसटी से पहले जो हमारा टैक्स सिस्टम था उसमें ये था कि
आपको अगर गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपको वैट लगेगा, सीएसटी लगेगा। अब जीएसटी से पहले हर स्टेट का अपना अलग वैट, अपना अलग सीएसटी लॉ हुआ करता था। तो आप जब हरियाणा में काम कर रहे हैं तो आपको जो नॉलेज थी वो हरियाणा वैट की थी, पूरा प्रोसेस, किस परसेंटेज से टैक्स लगेगा, क्या कैलकुलेशन होगी, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसी हिसाब से। सो कहने का मतलब कि जब सब कुछ आपने हरियाणा स्टेट वैट रूल्स के हिसाब से आपने काम किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। अब मान लो आपको जॉब बदलनी थी, आपको जॉब ऑफर आया सपोज दिल्ली से या नोएडा से, क्योंकि पास में ही है, आपने कहा ठीक है जी कर लेंगे। लेकिन जो दिल्ली में जब आपको जॉब मिली तो उन्होंने पूछा आपसे कि आपको दिल्ली वैट का काम आता है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे नहीं आता, क्योंकि जो दिल्ली वैट है वो हरियाणा वैट से पूरी तरह अलग था। उसके रेट्स अलग थे, उनके रूल्स अलग, उनके फॉर्म्स अलग, कहाँ से रिटर्न फाइल होगा, कहाँ से टैक्स की पेमेंट होगी, सब कुछ अलग। सो कहने का मतलब, और सोच के देखिए कि अगर आप एक स्टेट में जॉब करते हैं और वहां से चेंज करके दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको काफी चैलेंजेस फेस करने रहते हैं कि ठीक है फिर आप डेली वेट के बारे में पढ़ो, सीखो, समझो, तभी जॉब कर पाओगे। हाँ वो बात अलग है, आपने एक स्टेट का काम कर रखा है तो उतना मुश्किल तो नहीं होगा, बट फिर भी प्रोसेस, सिस्टम, रेट सब कुछ अलग ही होगा। तो सोच के देखिए, जब आपके लिए जॉब करने के लिए इतने चैलेंजेस थे, तो जो बिजनेसेस एंटिटीज थे, जो बिजनेस कर रहे थे, अगर उनकी मल्टीपल स्टेट्स में अगर ब्रांचेस थी तो उनको तो हर ब्रांच के लिए अलग रूल फॉलो करने पड़ रहे थे। इवन आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी, जीएसटी से पहले किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस हरियाणा में कुछ और, दिल्ली में कुछ और, यूपी में कुछ और, राजस्थान में कुछ और, बिहार में कुछ और, पंजाब में कुछ और। रीजन क्या था उसका? सिर्फ स्टेट टैक्सेस, कि हरियाणा में स्टेट वैट अलग है, दिल्ली में अलग, यूपी में अलग। तो इतने सारे जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स थे उनको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी लाया गया, और कहा गया कि वो जीएसटी जो लाया जा रहा है वन नेशन वन टैक्स है। मतलब पूरे देश में एक ही टैक्स सिस्टम होगा और एक ही जैसा होगा, यूनिफॉर्म अक्रॉस द नेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम। इवन वेबसाइट भी एक ही, चाहे आप किसी भी स्टेट में बैठ करके बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी स्टेट में जॉब कर रहे हैं, आपको जीएसटी की वर्किंग के लिए एक ही पोर्टल है, gst.gov.in, इसी पे काम कर। जीएसटी की परसेंटेज सेम, फॉर्म सेम, ईच एंड एवरीथिंग सेम। तो बताइए, क्या इस तरह का सिंपल और सेम प्रोसेस हो जाना अक्रॉस द नेशन, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए इजी है, आसान है, अच्छा है, बेनिफिशियल है, या हम सब के लिए भी है? हम प्रोफेशनल्स के लिए भी हुआ आसान, बिजनेस एंटिटीज के लिए भी हुआ आसान, क्योंकि एट द एंड उन्हें जीएसटी से पहले जो 10, 12, 15 टैक्सेस फॉलो करने पड़ते थे, अब उनकी जगह सिर्फ एक जीएसटी फॉलो कर। चलिए, अब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारे सामने उसके कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स सामने आए, जैसे कि आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके लिए जो लॉ बनाया गया वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। उसी के बाद फिर एक और सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड नेक्स्ट वन इज यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो कहने का मतलब यहाँ पर कि हमें कहा गया कि वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन जब हमारे सामने वर्किंग के लिए टैक्सेस आए तो हमने देखा ये तो चार टैक्सेस हैं। हमने पलट के सवाल पूछा सरकार से, कहा कि आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, फिर ये चार क्यों? तो ऐसे समझिए कि सरकार की मजबूरी इसको कहा जाएगा। सरकार ने बताया देखिए, आप इनको चार अलग अलग टैक्सेस नहीं कह सकते, क्योंकि ये चार अलग अलग टैक्सेस नहीं है। टैक्स एक ही है, जीएसटी, ये उसके बस कंपोनेंट्स है। और ये कंपोनेंट बनाना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था जिसकी वजह से जीएसटी आ नहीं पा रहा था, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। और वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट था बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग। क्योंकि जब
बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस इकट्ठे होकर के मर्ज होकर के एक सिस्टम आ रहा है जीएसटी। तो हर राज्य सरकार का एक ही सवाल था कि आप हमें हमारा पैसा कैसे और कितना दिया करो, क्योंकि जीएसटी से पहले तो हर राज्य का अलग था, उनका वैट, उनका एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो भी था सब अलग था। उन्होंने कहा कि जब जीएसटी आ जाएगा तो ये हमारे तो ये सारे टैक्सेस हट जाएंगे, फिर हमें इन टैक्सेस से तो पैसा मिलेगा नहीं, फिर तो जो पैसा आएगा जीएसटी के नाम से आएगा। तो वो जो जीएसटी के नाम से पैसा आएगा उसमें हमारा हिस्सा कितना होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ढेरों सवाल थे उसमें भी। कि मान लो कल को अगर जीएसटी आ गया तो जितना टैक्स का पैसा हमें हमारे पुराने टैक्सेस, वैट, सीएसटी, एक्साइज, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट, इन सब से मिल रहा था, बोले क्या जरूरी है कि उतना पैसा हमें आपके नई जीएसटी से मिल पाएगा? यानी कि हर राज्य का डर के साथ साथ ये ढेरों सवाल थे कि कहीं ऐसा ना हो। राज्य, किसी राज्य ने, मान लो हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा ने कहा कि भाई मुझे हमारे जो राज्य से जो टैक्सेस आता है, कलेक्शन टोटल टैक्सेस का, बोले वो 20,000 करोड़ आता है एक साल में। बोले जीएसटी से क्या 20,000 करोड़ का आ पाएगा? भाई नया टैक्स सिस्टम है, क्या पता ना आ पाए, 10,000 करोड़ ही रह जाए, 12,000 करोड़ ही रह जाए। बोले जो कम होगा उसका पैसा कहाँ से आएगा, हम अपने खर्चे कैसे चलाएंगे, क्योंकि हमारे खर्चे तो उतने ही है ना। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंपल सा कहा कि देखिए ये जो 4 कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं जीएसटी के, ये इसीलिए बनाए जा रहे हैं जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो बंटवारा है वो इजीली हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, किसका कितना है वो सबको पता हो। बोले हम नहीं करेंगे बंटवारा, ऐसे नहीं होगा बंटवारा के सारा पैसा आ गया और हम फिर बैठेंगे एक दिन और बांटेंगे, चल भी तेरा इतना तेरा इतना। बोले नहीं, सब कुछ ऑटोमेटेड रहेगा, सिस्टम के जरिए रहेगा, रूल बना दिया है, बोले पोर्टल से चलेगा, हम कुछ नहीं करने वाले। और सबको पता भी होगा कि आपका कितना है, आपका कितना है, जो आपको मिलता रहेगा। तो इसीलिए ये अलग अलग कंपोनेंट बनाए गए और इनको अब समझना शुरू करते हैं किस तरह से ये इंप्लीमेंट हुए। देखिए हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, हम जानते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स पे लगेगा वो, और सर्विसेज पर। तो देखिए जो हमारी टोटल ट्रांजेक्शन है वो डियर 2 कैटेगरी में हो। नंबर 1 विद इन स्टेट, कि अगर ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट हो रही है, मतलब इसका कि बेचने वाला यानी सप्लायर और खरीदने वाला यानी कि रेसिपिएंट, दोनों अगर एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम इस एग्जांपल की बात करें, सप्लायर भी हरियाणा से, रेसिपिएंट भी हरियाणा से, तो कहा गया कि जब दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये जो सप्लायर है ये बिल करेगा। तो चलिए जी उसने बिल किया टैक्स इनवॉइस, और जो भी ये प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है, जो भी सप्लाई कर रहा है, उसका प्राइस है 1,000 रुपीज। तो इसने लिख दिया कि जी मेरा प्राइस 1,000, फिर ये टैक्स लगाएगा। अब मान लीजिए उस सप्लाई पर जो गुड्स या सर्विस जो भी है, जीएसटी 18% से लगता है। तो बस इस वजह से कि वो ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट है, वो 2 हिस्सों में लगेगा टैक्स, और बिल्कुल आधा आधा, आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। सीजीएसटी 9% 90 रुपीज, एसजीएसटी 9% 90 रुपीज। सो कहने का मतलब कि जो टोटल जीएसटी 18% था वो 2 हिस्सों में बराबर बराबर 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से हमारा लगेगा, और टोटल टैक्स के साथ इनवॉइस वैल्यू हो गई हमारी 1,180 रुपये। समझने के लिए ऐसे समझिए कि जो सीजीएसटी पार्ट है 90 रुपए, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और जो एसजीएसटी वाला हिस्सा है 90 रुपए, वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और कौन सी को? देखिए हरियाणा स्टेट ही है दोनों जगह, तो इसीलिए हरियाणा स्टेट को जाएगा। तो जो रीजन था अलग अलग टैक्स कंपोनेंट्स बनाने का, उसका यही रीजन था कि जो टैक्स का पैसा आए
वो शुरू में ही आइडेंटिफाई हो जाए कि कितना किसको जाएगा, कितना सेंट्रल को और कितना स्टेट को, और स्टेट में भी किस स्टेट को जाएगा। तो हमारी ये ट्रांजेक्शन है विद इन स्टेट। अब बात आ जाती है, अगर यही सप्लायर जो हरियाणा में है, अगर सप्लाई हरियाणा के बाहर कहीं भी करता है, लेट सपोज दिल्ली में कर रहा है, रेसिपिएंट दिल्ली से है, तो वो डिफरेंट स्टेट है और हम उसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जिसमें जब ये सप्लायर इनवॉइस रेज करेगा टैक्स इनवॉइस, तो ऑफ कोर्स प्राइस तो वही लिखा जाएगा जो भी है 1,000 रुपए। और जो टैक्स की बात आएगी, तो लॉ ने कहा कि अब यहां जो टैक्स लगेगा वो एक ही टाइटल से लगेगा और वो है आईजीएसटी। और वो इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ दो अलग अलग स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। तो पॉइंट आता है कि हम टैक्स का पैसा किसको दें, कौन किसको फॉरवर्ड करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये दो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व है, चलिए इनके बीच में झगड़ा होगा, इससे बेहतर ये कि सारा पैसा हम ले लेते हैं और उसमें से आधा हम अपने पास रख लेंगे और आधा हम दे देंगे जिसको भी देना। यानी कि ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो जीएसटी का पैसा है वो प्रॉपर 50-50 होता है, आधा सेंट्रल का और आधा स्टेट को जाता है। जैसे यहां गया था बिल्कुल ऐसे ही वो बेशक एक ही टाइटल आईजीएसटी से कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर भी सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा। इसमें से जस्ट 50 सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और जस्ट 50 वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। किसको देंगे ये मैं आपको बताऊंगा कि सप्लायर स्टेट को दिया जाएगा या रेसिपिएंट स्टेट को दिया जाएगा। अब देखिए, तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई, कहां सीजीएसटी और एसजीएसटी और कहां आईजीएसटी लगेगा। बात आती है, हमने तो यहाँ पे चार देखे थे, यूटीजीएसटी कहां लगेगा। चलिए फटाफट से समझते हैं इसको भी। देखिए, जब ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट थी, जिसे इंट्रा स्टेट का नाम दिया, टैक्स कौन सा लगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर यहीं पर ये ट्रांजैक्शन सपोज विद इन यूनियन टेरिटरी हो जाए, तो आप उसे बताइए, क्या यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं स्टेट को आप? तो सिंपल सी बात है कि आप स्टेट, सॉरी, हाँ, आप यूनियन टेरिटरी को स्टेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए अगर आप ही को आपके नाम से ना बुला के दूसरे के नाम से बुलाया जाए, तो क्या आप रिस्पॉन्ड करोगे? क्या ये माना जाएगा कि वो आपको बुलाया जा रहा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जब भी ट्रांजैक्शन विद इन यूनियन टेरिटरी होगी, मतलब सिंपल सा कि सप्लायर भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है और रेसिपिएंट भी। आप जानते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो अगर बेचने वाला दिल्ली और खरीदने वाला भी दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन विद इन यूनियन टेरिटरी है, न कि विद इन स्टेट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, इसे विद इन यूनियन टेरिटरी को भी हम इंट्रा स्टेट कैटेगरी में ही रखते हैं। मतलब जो इसमें टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और बस एसजीएसटी की जगह इतना सा बदल जाएगा कि वहां स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी लिखेंगे, मतलब यूटीजीएसटी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए, तो कौन सा टैक्स लगा यहाँ पर, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। बाकी सारा रूल वही 50-50, यानी कि 9-9% हो गया, 90-90 रुपए टोटल वही आएगा। तो समझने वाली चीज क्या है यहाँ पे कि इंट्रा स्टेट में हमारी दो ट्रांजेक्शन आएंगी, पहली विद इन स्टेट और दूसरी विद इन यूनियन टेरिटरी। अब विद इन यूनियन टेरिटरी में एक छोटा सा पंगा है जिसे आप समझना, आपको समझना होगा। चलिए, हमारे देश में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है आज की डेट में। पहले कभी 7 हुआ करती थी, फिर जम्मू एंड कश्मीर जब से आर्टिकल 370 हटा 2019 में, तो उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो भी दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो पहले 7 थे, फिर 2 बढ़ गए, 9 हो गए, और फिर एक कम हो गया 2020 में। हमारे दो यूनियन टेरिटरीज, दादर नगर हवेली और दमन दीव, दोनों को मर्ज कर दिया गया और वो बन करके एक हो गए, तो एक कम हो गया। दैट मीन्स नेट 8 यूनियन टेरिटरी हमारे हैं। अब इन 8 में से हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं। देखिए, वैसे तो यूनियन टेरिटरी का मतलब जो हम जानते हैं जो होता है
वो है कि हिंदी में कहूं तो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, केंद्र सरकार चलाती है, वहां कोई राज्य की तरह सरकार नहीं होती। लेकिन हमारे जो टोटल यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, उनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर लोकल सरकार होती है। आप जानते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं पर क्या अंडमान निकोबार या चंडीगढ़, उनमें कोई मुख्यमंत्री है? नहीं है। तो समझिए हमारे यूनियन टेरिटरीज दो कैटेगरी की, एक वो जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब जहां विधानसभा होती है, जहां मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, और दूसरे वो जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, जहां कोई मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते। तो जहां कोई मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते, जहां कोई विधानसभा नहीं होती, वहां 100% एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन जहां यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ विधानसभा भी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ पावर वहां चुनी गई सरकार यानी मुख्यमंत्री के पास होते हैं, वो चलाते हैं, और कुछ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। यानी कि इन 3 यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें जहां पर विधानसभा है, वहां मिल करके चलाते हैं, मतलब कुछ चीजें वहां की लोकल सरकार चलाती है, तो कुछ चीजें केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। जबकि दूसरी तरफ जो 5 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हैं जिनमें कोई विधानसभा नहीं है, उनको पूरी तरह हर तरह से सिर्फ केंद्र सरकार चलाती है। क्लियर हुई ये बात आपको? अब एक चीज सोचिए, अगर दिल्ली के केस में जैसा कि यूनियन टेरिटरी है, अगर विद इन यूनियन टेरिटरी होने पर जो लोकल टैक्स का पार्ट है वो यूटी जीएसटी के नाम से लगे, और यूनियन टेरिटरी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जरा सोचिए, सीजीएसटी पार्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो यूटी जीएसटी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर तो दिल्ली में चुनी गई सरकार के पास जब कोई पैसा आएगा ही नहीं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कैसे, चलाएंगे कैसे चीज? दैट मीन्स कि वो लोकल टैक्स का पैसा तो वहां की चुनी हुई लोकल सरकार के पास जाना चाहिए। तो इसलिए एक रूल बनाया गया और कहा गया, देखिए जो यहां पे लिखा है मैंने, कि इन 3 यूनियन टेरिटरीज को, वो हैं दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ये तीनों ही यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली है, तीनों में विधानसभा है, तीनों में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। कहा गया कि इनको हम जीएसटी पर्पज के लिए स्टेट का दर्जा देते हैं, इनको स्टेट माना जाएगा। बाकी किसी पर्पज के लिए स्टेट माना जाए या ना माना जाए वो अलग चीज है, लेकिन जीएसटी के लिए स्टेट माना जाएगा। इट मींस कि अगर ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली, विद इन पौंडीचेरी या विद इन जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहां टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से लगेगा, यूटीजीएसटी के नाम से नहीं, जबकि वो यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जब एसजीएसटी के नाम से लगेगा, तो वो जो एसजीएसटी के नाम से जैसे टैक्स का पैसा लगेगा, तो एस का मतलब यहां पर उस स्टेट गवर्नमेंट से है जो दिल्ली सरकार या लोकल सरकार है, उसको जाएगा फिर वो पैसा, जिससे कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन 3 के अलावा बाकी जो बची हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर इनमें कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन यूनियन टेरिटरी होती है, तो वहां जैसा हमने सीखा उसी तरह सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी ही लगेगा। तो चलिए क्लियर हुआ कि आपकी विद इन स्टेट में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी में 2 कैटेगरी है, अगर वो यूनियन टेरिटरी इन तीनों में से कोई है तो भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर वो यूनियन टेरिटरी इन, सो बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूं तो सिंपल सा है कि हमारे इंट्रा स्टेट में 3 ट्रांजेक्शन आएंगे विद इन स्टेट, जिनमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, विद इन यूनियन टेरिटरी जो विधानसभा के साथ होती हैं विद लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा जो कि 3 है, और तीसरी विद इन यूनियन टेरिटरी जो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिनमें सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा। दैट्स इट। उसके बाद ऐसे समझ लीजिए कि इन 3 ट्रांजेक्शन्स के बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी बच के सामने आती है, वो सब की सब आपकी इंटर स्टेट में जाएगी,
और IGST लगेगा, दैट्स इट। हालांकि हम फिर भी देख लेते हैं एक बार कि इंटर स्टेट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी आ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले वन स्टेट टू डिफरेंट स्टेट, हाँ जी, अगर सप्लायर हरियाणा में है और रेसिपिएंट किसी दूसरे स्टेट, लेट सपोज पंजाब में है, तो वन स्टेट टू डिफरेंट स्टेट इंटर स्टेट माना जाएगा, IGST लगेगा। दूसरी ट्रांजेक्शन है वन यूनियन टेरिटरी टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। मान लीजिए दिल्ली से हमने चंडीगढ़ माल बेचा, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी, बट अलग अलग है। या जैसे कि इस एग्जांपल में सप्लायर चंडीगढ़ से है, रेसिपिएंट अंडमान से है, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं, तो वन यूनियन टेरिटरी टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी इंटर स्टेट माना जाएगा, IGST लगेगा, क्योंकि सेम हो गए तभी तो CGST और UTGST लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड हमारा कि अगर सप्लायर एक स्टेट में है और पर रेसिपिएंट हमारा यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है, मतलब वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, मतलब सप्लायर हरियाणा में है, खरीदने वाला चंडीगढ़ में है, तो भी डिफरेंट है, इसीलिए इंटर स्टेट और IGST माना जाएगा। इसका उल्टा कर देते हैं, अगर सप्लायर यूनियन टेरिटरी में है, रेसिपिएंट स्टेट में है, कि सप्लायर चंडीगढ़ में है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, रेसिपिएंट पंजाब में है जो कि एक स्टेट है, तो बोले फिर भी है तो अलग अलग ही ना, तो इंटर स्टेट और IGST। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फिफ्थ आ जाती है, दैट इज एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो जब हमारा सप्लायर जो कि इंडिया में है कहीं भी इंडिया के बाहर बेच रहा है तो वो आउटसाइड इंडिया है, तो कहा गया ठीक है बियॉन्ड द टैक्सेबल टेरिटरी है, तो हम उसे इंटर स्टेट और IGST लगाएंगे उस पर भी। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट इनटू इंडिया, अगर हम कुछ इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, मान लो सप्लायर इंडिया के बाहर कहीं से है और रेसिपिएंट इंडिया में है, तो बोले ठीक है इंपोर्ट जो कि डिफरेंट टेरिटरी से आ रही है, इंटर स्टेट IGST। तो ये 6 ट्रांजेक्शन हमारी बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी थी। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट और सेवंथ की ओर, इसको समझेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट है डियर, वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी इन दोनों पार्टीज में से, बेचने वाला और खरीदने वाला, सप्लायर और रेसिपिएंट, बोले इन दोनों पार्टीज में से अगर कोई भी या दोनों ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम बोलते हैं SEZ, बोले अगर दोनों ही या दोनों में से कोई भी SEZ में है, यानी कि SEZ यूनिट है या SEZ डेवलपर है, बोले तो बेशक चाहे विद इन स्टेट हो वो ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट और IGST लगेगा। यानी कि ऐसे समझिए कि सप्लायर हरियाणा से, खरीदने वाला भी हरियाणा से, नॉर्मल देखा जाए तो ये विद इन स्टेट है, CGST और SGST लगना चाहिए, लेकिन हम अपने एग्जाम्पल में मान रहे हैं सप्लायर नॉर्मल है और जो खरीद रहा है रेसिपिएंट वो SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर है, तो कहा गया फिर ये चाहे दोनों एक ही स्टेट से क्यों ना हो, बस यही काफी है कि दोनों में अगर कोई भी SEZ यूनिट या डेवलपर है तो बोले ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट माना जाएगा और IGST लगेगा। क्लियर है? एंड ठीक उल्टा कर लेते हैं, मान लो दूसरे केस में सप्लायर आपका SEZ यूनिट या डेवलपर है, रेसिपिएंट नॉर्मल है, तो बोले तो भी इंटर स्टेट माना जाएगा चाहे एक ही स्टेट में क्यों ना हो। और अगर दोनों ही SEZ यूनिट है या डेवलपर हैं तो बोले तब भी बेशक सेम स्टेट है फिर भी इन्हें डिफरेंट माना जाएगा और IGST लगेगा। बात आ जाता है कि सर अगर दोनों ही नॉर्मल हो तो बोले फिर तो इंट्रा है ही ना, फिर तो CGST और SGST लगेगा। तो समझिए अगर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन में सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही अगर SEZ यूनिट या डेवलपर हैं, तो जो ट्रांजैक्शन है वो बेशक विद इन स्टेट क्यों ना हो, हमारा जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो इंटर और GST में IGST लगे। क्लियर है? अब देखिए SEZ क्या होता है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं, हो सकता है आपको अंदाजा ना हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। वो ये है, सरकार क्या करती है, कुछ एरिया होते हैं, अब जैसे हम जानते हैं कि हमारे पूरे देश में सारे एरिया इक्वली डेवलप्ड तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड है तो कोई बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो सरकार क्या करती है, समय समय पर चीजों को बैलेंस करने के लिए
उन एरियाज में जहां कम डेवलपमेंट है, कुछ एरिया नोटिफाई करती है और कह देते हैं कि SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये, और कहते हैं जो भी यहाँ आके बिजनेस करेगा। अब एक बात सोचो, अगर सरकार नॉर्मली किसी एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस एंटिटी को ये कह दे कि भाई आप वहां जाके बिजनेस करो, कोई जाके करेगा? नहीं करेगा। बोलेंगे जी क्यों करें, हमें जब सुटेबल यहाँ है तो हम तो यहाँ करेंगे। तो सरकार को भी पता है कि भाई बाई फोर्स तो हम भेज नहीं सकते किसी को, तो वो क्या करते हैं, लालच देते हैं। एट दी एंड हमें पता है लालच सब पे भारी पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया, कुछ एरिया सपोज नोटिफाई करा और कह दिया कि ये SEZ है, जो यहाँ आकर के अपना बिजनेस सेटअप करेगा, बिजनेस चलाएगा, हम उसे बहुत सारे फायदे देंगे। जैसे कि बोले सबसे पहले तो वहां पे हम सस्ते दामों में आपको जमीन प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा, आपको हम आपकी जो मशीनरीज वगैरह खरीदोगे उनके लिए सब्सिडी दे देंगे, मतलब कुछ पैसा सरकार दे देगी। तीसरा, आपके धंधे चलाने के लिए हम आपको ग्रांट्स, लोन्स, इंटरेस्ट फ्री ये सारी फैसिलिटी दे देंगे। उसके बाद हम आपको टैक्सेस में माफ कर देंगे, टैक्स छूट छोड़ देंगे आप पर। तो सोच के देखो, जब इतने सारे फायदे मिलते हैं तो कौन नहीं जाएगा। बस फिर क्या होता है, लोग पहुंच जाते हैं उठ उठ के वहां। तो ऐसे मान लीजिए अगर हम गुड़गांव की बात करें, आज से करीब 20-22 साल पीछे अगर जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं था। जब से NH8 जो हमारा ये है बराबर से ये बना और गुड़गांव के कुछ एरियाज को SEZ नोटिफाई किया, उसके बाद बस चीजें डेवलप होती चली गई। उद्योग विहार SEZ एरिया था, हालांकि वो एक टाइम तक ही रहता है। अब ये नहीं है कि अगर अब भी कोई वहां जाएगा तो SEZ नहीं, वो उसको क्लोज कर देते हैं। कहते हैं अब तो खुद ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लोगों को उद्योग विहार से निकालने की नौबत आ गई कि इनको निकाल के कहीं दूर भेजो, क्योंकि बहुत ज्यादा रश रहता है, ट्रैफिक रहता है, कंजेशन हो गया है। फिर उसके बाद आपने देखा जो मानेसर है वो भी SEZ एरिया है। उसके बाद अब गुड़गांव में इधर सोहना रोड पर, सोहना क्रॉस करने के बाद वहां पर भी उन्होंने SEZ एरिया डिक्लेयर किया है। तो सरकार क्या करती है, समय समय पर कुछ ऐसे नए एरियाज नोटिफाई करते रहते हैं जिससे कि डेवलपमेंट उस तरफ जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, अब अगर उस एरिया में जाकर के कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई कॉर्पोरेट बनेगा, तो वहां जो काम करने वाले लोग होंगे, सिंपल सी बात है, जॉब मिलेगी लोगों को। दूसरी बात, अब वहां जो काम करने वाले लोग हैं अब वो दूर दूर ट्रेवल करके तो रहेंगे नहीं कि घर उनका 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर, और वो काम कहीं और कर रहे हैं। तो वहां क्या होता है, वहां पे फिर डेवलपर्स आ जाते हैं, वो फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना देते हैं, कहते हैं ठीक है जी यहाँ जॉब करो, यहीं रह लो। सो ओवरऑल देखा जाए तो फिर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, चीजें ग्रो करने लगती है। सो दिस इज द इनडायरेक्ट वे बेसिकली जो हाँ हमें किसी एरिया को डेवलप करना। तो ये मान लीजिए कि ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें जो हमारे सप्लायर और रेसिपिएंट हैं, ये उसी SEZ एरिया में सरकार के नोटिफाई जो किए हुए एरिया है उसी में जाके बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जाओ वहां बिजनेस करने बैठ जाओ आपको बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सरकार को बताना तो पड़ेगा ना कि जी हम आ गए, हमारा नाम लिख लो, हमें बेनिफिट दो। सो बेसिकली उसके लिए सरकार की तरफ से फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बेस पर आप SEZ मान लिए जाते हैं। तो आपको फिर SEZ यूनिट या डेवलपर होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और उस सिचुएशन में जो हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक या दोनों ही SEZ यूनिट या डेवलपर हैं, तो बेशक वो सेम स्टेट में है, जो टैक्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, IGST यानी इंटर स्टेट रहेगा। और वो इसलिए किया गया क्योंकि मैंने बताया इनको टैक्स माफ हो जाता है, फिर इनको टैक्स नहीं लगता एक्चुअली। चलिए साहब, ये था हमारा पॉइंट नंबर 7। किसी का डाउट है तो पूछ लेंगे, चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर। हाँ बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप एरिया की बात कर रहे हैं या आप बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये बिजनेस एंटिटी है? ओके, देखिए बिजनेस एंटिटी क्या होता है, जब GST में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उनका वो कैटेगरी मेंशन होती है कि वो SEZ यूनिट है। एक चीज, दूसरी चीज, जब आप SEZ से कुछ खरीदोगे बेचोगे तो वो ये चीज आपको पहले बता देते हैं कि हम SEZ हैं, हमें टैक्स मत लगाना, या हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको जब उनके साथ आप अपना बिजनेस रिलेशन स्टार्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको पहले ही देते हैं वो ये सारी चीजें, अपना GST सर्टिफिकेट की कॉपी देंगे जिसमें साफ साफ लिखा होगा। सो बेसिकली अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर। इसमें है कि अगर कोई टूरिस्ट आया है, तो अब मान लो कोई टूरिस्ट आया बाहर से और उसने किसी शॉप से मोबाइल फोन खरीदा, लेट सपोज, तो दुकानदार है उसे बिल करेगा
उससे पूछेगा भाई एड्रेस बताओ। अब उसने एड्रेस बताया कि वो तो यूके से आया है, घूमने आया। पॉइंट आता है कि उसको टैक्स कौन सा लगा है। तो लॉ ने कहा भाई आप उसे इंटर स्टेट मानो और आईजीएसटी लगाओ, क्योंकि इनडायरेक्टली सही हफ्ते या 10 दिन बाद उसे लौट के तो बाहर जाना है। सो कहने का मतलब है कि एट द एंड वो जो बेसिकली टूरिस्ट है, जब वो वापस जाएगा अपने उस प्रोडक्ट को बाहर इंडिया के बाहर लेके जाएगा, तो इनडायरेक्टली एक तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोई भी सप्लाई टूरिस्ट को की जा रही है, कुछ भी टूरिस्ट को बेचा जा रहा है, तो उसे हम इंटर स्टेट मानेंगे और आईजीएसटी लगेगा। देख लेना वो आपके ऊपर ही ना टूट पड़े। चलते हम यहां से आगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पर, जो हमारी इस कैटेगरी का लास्ट पॉइंट है। देखिए कहने का मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन इंट्रा होगी, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा, और कौन सी इंटर होगी इस पे आईजीएसटी लगेगा। लगभग हम डिस्कस कर चुके, कोई केस नहीं बचा। लेकिन फिर भी जीएसटी लॉ में लॉ मेकर्स को एक चीज कहीं ना कहीं उनके माइंड में घूम रही थी कि यार ऐसा ना हो कि कल को कोई और ट्रांजेक्शन ऐसी निकल आए जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है इसमें कवर ही ना हो, और फिर बाद में, अब आप तो जानते हैं हमारे यहाँ लोग बोले उस पर टैक्स देंगे नहीं, और हम बोलेंगे इस पर टैक्स तो सीधा बोलेंगे कहाँ लिखा है। तो बोले लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हर कोई लिखा हुआ मांगने लग जाता है थोड़ी दूर पे। तो उन्होंने इस आखिरी पॉइंट में ऐसे ही लिख के छोड़ दिया, कहा कि कोई भी ट्रांजेक्शन, ठीक है, कि कोई भी ट्रांजेक्शन, एनी अदर ट्रांजेक्शन जो हमारे ऊपर डिस्कस किए गए 8 केसेस में कवर नहीं हुई, और जो इंट्रा वाले केसेस है उसमें भी कवर नहीं हुई, तो बोले अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर निकल आती है, तो बोले उसे आंख बंद करके इंटर स्टेट मान लेना और आईजीएसटी लगे। यही सिंपल सी बात है कि जितना हमने डिस्कशन किया, 3 केस तो हमने इंट्रा के पढ़े, 8 केसेस इंटर के डिस्कस कर लिए। बोले अगर इनमें भी कोई ट्रांजेक्शन कवर नहीं हुई, ऐसा फ्यूचर में निकल आता है, आज की डेट में ऐसा देखा जाए तो नहीं है, बोले फ्यूचर में कुछ निकल आता है और जो इनमें कवर नहीं होती, तो बोले उस पर कोई डिस्कशन, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिबेट नहीं चलेगी, सीधा सीधा उसको इंटर स्टेट मानो और आईजीएसटी दो, खत्म बात। तो 9th पॉइंट ऐसे मान के चलो हाइपोथेटिकल है, और वो ऐसा है कि उसके बाद कुछ नहीं बचा।